Hello guys, welcome back to the channel and this is the second series of value addition material. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं उसको. आई थिंक यहाँ पर आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसकी यूटिलिटी समझने के बाद आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो कि किस तरह से आपको ये काम में आएगा. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट सिंपली गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. राइट, सो सेपियंस जो बुक है वो हमने देखा है, उन्होंने लिखी है युval नोआ हरारी ने. राइट, उन्होंने इसमें 3 कंपोनेंट्स बताए हैं. ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है आपको कि ही स्पोक अबाउट द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, देन ही स्पोक अबाउट द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड देन ही स्पोक अबाउट द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और किस तरह से इसमें ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, और किस तरह की चेंजेस उनके बॉडी में है. जो हम सोचते हैं क्या वो वही चीज़ है जिसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन माना जाता है फॉर द ह्यूमंस. ओके, इट बेनिफिटेड ह्यूमंस, लेकिन वो एक नया डायमेंशन लेके आते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्चुअली ह्यूमन स्पीशीज़ को बहुत डीजेनरेट कर दिया. सो ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में बहुत अच्छे से देखेंगे. तो सबसे पहले उनके जो बुक है उनके पेज में एक टाइमलाइन सा दिया हुआ है, तो उसी को एक बार आंखों के सामने से गुजार लेते हैं. उन्होंने सजेस्ट किया है कि सबसे पहले फिजिक्स का बिगिनिंग हुआ था. ठीक है, मैटर एंड एनर्जी स्टार्टेड अपियरिंग एंड देन केमिस्ट्री का जन्म हुआ. ठीक है, वो 3 लाख साल के बाद. सो वंस मैटर एंड एनर्जी केम टुगेदर इट फॉर्म्ड इनटू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री बिगैन, देन बायोलॉजी बिगैन. ठीक है, उसके बाद में टिल 6 मिलियन ईयर्स ऑल्सो वी वर लिविंग टुगेदर एंड देन वी काइंड ऑफ सेपरेटेड डाइवर्जेंट. तो वहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ये जो सीरीज़ है इसको आप अगर अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो या तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी को तो आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए ताकि जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ आप वहाँ पे नोट डाउन कर सके उसको. अदरवाइज आपका एक बार ये पढ़ के होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी पूरा. ठीक है, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर थिंग्स एटलीस्ट यू शुड हैव गॉन थ्रू द सिलेबस पॉइंट्स, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे किस तरह से मैं यूज़ करने की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो जब मैंने बोला कि इसको डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस वाले पॉइंट में आपके एवोल्यूशन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स तक वी हैड लाइक we were all living together and we had the last common grandmother of humans and chimpanzees, 6 millions. उसके बाद में जीनस होमो स्टार्टेड इवॉल्विंग इन अफ्रीका. वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टोन टूल्स बनाए. तो जो जीनस होमो है वहाँ से लेके जब तक होमो सेपियंस इवॉल्व नहीं हुए, दैट इज 2 लाख ईयर्स अगो, अगर यहाँ पे आप देखें, या 70,000 ईयर्स अगो, जब सेपियंस एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका. तो हियर दे इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, एंड देन दे मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ इतने पीरियड तक जितने भी होमो के सेपियन मतलब होमो स्पीशीज थी वो सारे आर्काइक ह्यूमंस कहलाते थे या प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कहलाते थे. और वो कोई दे वर नॉट यूनिक देन द अदर एनिमल्स दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. राइट, दे वर ऑल इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स ओनली. वी वर ऑल इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स इन फैक्ट. ठीक है, वी वर नॉट लाइक भगवान की सबसे उत्तम रचना और समथिंग लाइक दैट. वी वर जस्ट normal. So this shattered the Christian beliefs also that humans are very special and all the other religious elements also when Charles Darwin came out with the concept of evolutionism. Right, so if you look in more detail, यहाँ पर भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर होते हुए डिफरेंट स्पीशीज होना लेकिन बिलोंगिंग टू द सेम जीनस. ठीक है, विल गिव अस अ स्टेराइल offspring. Right, so horse and donkey they belong to a common ancestor but they belong to different species. Right, and that is why जो उनका जो offspring है वो sterile होता है, mule sterile होते हैं. ठीक है, लेकिन ये दोनों bulldog and spaniel they look different but they belong to the same species and that is why their offspring is a fertile one. तो ये आप आपके एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं सेम एवोल्यूशन वाले में. ठीक है, होमोलोगस एनालोगस वाले उसमें भी लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस एग्जाम्पल. और जब भी आप लिखें होमो सेपियंस, ठीक है, होमो इज द जीनस दैट वी बिलोंग टू एंड सेपियंस इज द स्पीशीज लाइक होमो निएंडरथलेंसिस. सो निएंडरथलेंसिस इज द स्पीशीज, होमो इज द जीनस. तो जब भी होमो लिखते हैं, ये लिखने का तरीका भी आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आता है. तो होमो जब लिखते हैं तो द एच हैज़ टू बी कैपिटल बट व्हेन यू राइट द स्पीशीज नेम इट हैज़ टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अल्फाबेट ओनली. राइट, ऑलराइट. सो उसके बाद में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ है 12,000 ईयर्स के टाइम पे एंड 10,000 ऑनवर्ड्स द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन स्टार्ट्स, दैट इज न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट्स. एंड उसके बाद में ये सारे इवॉल्व होने के बाद में देर इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड देन वी विल सी दैट आर नाउ होमो सेपियंस ऑल्सो गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग एल्स और समथिंग. सो इस तरह से उसका बाइफिकेशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द होमो एवोल्यूशन. नाउ 6 मिलियन ईयर्स हमने क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज हियर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 6 मिलियन ईयर्स वी हैड अ कॉमन ग्रैंड मदर ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपांजीज एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द चिंपांजीज एज सच. राइट, सो 2.5 मिलियन
मतलब प्राइमेट्स और ह्यूमंस में थोड़ा डिफरेंस आने लगा. ह्यूमन इज ऑल्सो अ प्राइमेट बट जनरल बाइफिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम 6 मिलियन ईयर्स अगो. देन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एवोल्यूशन होता है. ठीक है, और उसके ही मतलब 2.5 में ईस्ट अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का होता है और वो मूव करते हैं नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और एशिया में 2 मिलियन ईयर्स अगो. नाउ जहाँ जहाँ वो मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो अलग अलग एनवायरमेंट्स में वो इंट्रोड्यूस होते हैं. तो जितने डिफरेंट एनवायरमेंट्स में वो मतलब माइग्रेट होते हैं उतना उनका एवोल्यूशनरी ट्रेंड डिफरेंट हो जाता है. तो हियर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ adaptive revolution also, adaptive radiation, and also the Sahlins concept of general and specific evolution, right? So here I'm not there to explain the concepts of the syllabus here, मतलब आपको syllabus के किस point पे क्या चीज़ add on हो पाती है वो चीज़ हम यहाँ discuss कर रहे हैं. ठीक है, for the detailed stuff we have to go for another series sometime other time. ठीक है, अब ईस्ट अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो एक तो हमने देख लिया था that ऑस्ट्रेलोपिथेकस had the evolution over there. ठीक है, उनके साथ में एक होमो रुडोल्फेंसिस, होमो एरगैस्टर एंड होमो सेपियंस, ये सारे ईस्ट अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए थे. उसके बाद में जब वो ईस्ट एशिया के टुवर्ड्स मूव हुए तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पे होमो इरेक्टस होते हैं, राइट, होमो सोलोएंसिस होते हैं और होमो फ्लोरेंसिस होते हैं. अब इसके डिटेल में हम थोड़े देखते हैं, लेकिन यूरोप के साइड अगर देखते हैं तो वहाँ हमको मिलते हैं होमो निएंडरथलेंसिस, अदरवाइज ओनली निएंडरथल्स जिस तरह से उनको बोला जाता है फेमसली. ठीक है, और होमो डेनिसोवा. नाउ डेनिसोवा के ऊपर 2019 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. तो इसका डिस्कवरी 2010 में हुआ था और इट वाज जस्ट अ फिंगर बोन दैट वाज डिस्कवर्ड एंड उससे काफ़ी डिस्कवरीज हुई और उसको माना जाता है कि 50,000 ईयर्स पहले तक उनको पाया जाता था अलॉन्ग विद द होमो सेपियंस. क्लियर. निएंडरथलेंसिस को कब तक पाया जाता था? 30,000 ईयर्स तक. Both Homo sapiens and Neanderthals lived together, right? Now, Homo erectus was the most durable person, durable human species. Why? Because it survived for 2 million years. 2 million years, that is huge, right? Homo sapiens will also not be able to survive that long. Now, अब वो क्यों हुए वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, so this is the brief understanding of these species, right? Now, Homo soloensis जो है, they suited the life in tropics. अब ट्रॉपिकल रीजन में जो पाए जाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट ईस्ट एशिया यहाँ पर मिल रहे हैं. तो ईस्ट एशिया में अगर हम देखते हैं तो ईस्ट एशिया इज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट. तो वहाँ पे सबसे जो सूटेबल स्पीशीज वहाँ पे इवॉल्व हुई वो थी होमो सोलोएंसिस और ये भी 50,000 ईयर्स तक हमको साथ में देखने को मिलती है. ठीक है, सो हियर वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन कि किस तरह से ट्रॉपिक्स में अडेप्ट हुए. नाउ इफ वी लुक एट द ओवरऑल थिंग, निएंडरथल्स बिकॉज दे वर इन द यूरोपियन रीजन एंड दे वर अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट. तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं दे वर वेल अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट. तो जब कोल्ड अडेप्टेशंस के बारे में आप 9.7 में लिखते हैं तो यू कैन स्टार्ट विथ निएंडरथलेंसिस ओनली कि कैसे उन्होंने अडेप्ट किया कोल्ड क्लाइमेट्स को एंड उसके बाद में वहाँ पे एवोल्यूशन के तौर पर वहाँ पे हो रहे हैं. देन द यूजुअल पॉइंट्स ऑफ दैट यू रीड इन द 9.7. सो यू कैन स्टार्ट विद निएंडरथलेंसिस ओवर देयर. क्लियर. अब अगर देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिक्स का हमने सूटेबिलिटी का एग्जांपल दे दिया. अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो एक स्पीशीज के बारे में हम देखते हैं दैट इज होमो फ्लोरेंसिस. नाउ दे आर द ड्वार्फ्स ऑफ द रीजन. अब वहाँ पे क्या हुआ था कि ईस्ट एशिया में वो जो आइलैंड्स थे वहाँ पे सी लेवल वाज वेरी लेस एट दैट टाइम. ठीक है, अब सी लेवल लेस था तो वहाँ पे दे यूज्ड टू लाइक दे वर एबल टू फाइंड द whatever the fodder that they need to sustain their lives, they could easily find. लेकिन जैसे जैसे sea level rise हुआ so they started moving up and then they became dwarfs. ठीक है, तो this can be given as an example for adaptation, natural selection and survival of fittest. और इनको देखा गया था 12,000 years तक भी. ठीक है, so how humans evolved into being dwarfs. अब इसी का एग्जाम्पल देते हुए हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कैसे, जैसे चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि डिफरेंट जो फ्लिंचेस हैं गैलापागोस आइलैंड में, तो अलग अलग एनवायरमेंट्स, अलग अलग नीश एनवायरमेंट को सूट करते हुए वो इवॉल्व हुए थे. अलग अलग बीक्स उनकी हुई थी पैदा. उसी तरह से ह्यूमंस की जो बॉडी है वो भी अलग अलग एनवायरमेंट्स के तौर पर कोई लंबा रह गया, जैसे निएंडरथल्स वे ह्यूज, राइट, लेकिन होमो फ्लोरेंसिस जो थे वो बहुत ड्वार्फ हो गए बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट और द क्लाइमेट दैट दे शिफ्टेड टू. Right? So this is what it is. Now linear model of evolution suggests that at one time only one species inhabited, which is flawed. अब ये जो लीनियर मॉडल ऑफ एवोल्यूशन है ये कहते हैं, जैसे हम जो भी करते हैं जब फाइलोजेनेटिक स्टेटस हम किसी का बताते हैं 1.6 में, तो हम बताते हैं कि इसके बाद ये आए थे, इसके बाद ये आए थे. कभी कभी 2 ब्रांचेस ओपन होती है, लेकिन अदरवाइज वी जनरली टेंड टू फॉलो अ लीनियर मॉडल ऑफ एवोल्यूशन. लेकिन हमको ये समझ में आता है कि ये फ्लॉड है. क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने इनको मारा तभी ये हैं और फिर इनके बाद में और किसी ने इनको मारा एंड एज सच, राइट. सो देयर कुड बी in fact there is a possibility that a lot of homo species lived together
inhabited together in the at different places. जैसे निएंडरथल्स यूरोप में रह गए, तो ईस्ट एशिया में फ्लोरेंसिस भी थे, और वहीं पे होमो सेपियंस भी इवॉल्व हो गए. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी काफ़ी एक्सेप्टेड है rather than the linear model of evolution, right? अब अगर हम देखें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर अभी तक होमो सेपियंस तक, ठीक है, वी ऑल हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी लार्ज ब्रेन्स. अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? अब लार्ज ब्रेन्स है, दैट मीन्स दूसरे स्पीशीज जो हैं 8% एनर्जी कंज्यूम करते हैं फॉर देयर बॉडी थिंग, लेकिन जो हमारा ब्रेन है बिकॉज इट इज लार्ज, ओके, इट कंज्यूम्स 25% ऑफ बॉडी एनर्जी, ठीक है. दूसरी स्पीशीज में 8% ही कंज्यूम करता है. एंड हमारा जो बॉडी वेट है वो 2 to 3% उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रेन को ही जाता है. लेकिन डिस्पाइट हैविंग अ 2 to 3% कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इन द वेटेज, द एनर्जी दैट इट कंज्यूम्स इज ह्यूज, right? And that is why, because of large brains, what happened, we had to give more time to search for food because we needed more energy, because work. इसीलिए ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो काफ़ी they are not well built actually, क्योंकि their whatever they eat or whatever they consume is pulled up by the brain as energy, ठीक है. तो just a reference. तो और दूसरी चीज़ जो हुई, एक तो दे हैड टू सर्च अलॉट फॉर द फूड, एंड दूसरा उनके मसल्स जो हैं वो वेस्ट होने लगे, सो मसल एट्रोफी होने लगी. अब क्यों हुआ ये, क्योंकि जो बाइसेप्स को एनर्जी मिल के वो वहाँ पे मसल डेवलप होनी चाहिए थी, उसके बदले में क्या हो गया, दैट दे स्टार्टेड गिविंग द प्रोटीन्स और द एनर्जी टू द न्यूरॉन्स ओनली. दैट इज वाई द ब्रेन स्टार्टेड डेवलपिंग. अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब बिकॉज मसल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे हैव टू बी, ठीक है, सो दे नीडेड artificial tools so that they can prey or like go and hunt games, right? So this was the scenario over there. तो तभी tool production भी हुआ, और इसके साथ साथ में because brains developed then they started getting bipedal, तो changes हुए और bipedalism हुआ. तो वो सारा चीज़ें जब आप skeletal changes of humans देखते हैं उस वाले टॉपिक में आप ये सारी चीज़ें additionally लिख सकते हैं, ठीक है. then if we talk about bipedalism, right? अब खड़े रहकर, अब क्यों बाइपेडल हुए, क्योंकि खड़े रहकर स्कैन करना गेम को इजी होता था, एनिमी को ढूंढना इजी होता था. इफ वी आर स्टैंडिंग, इफ वी आर क्वाड्रुपेड, द विजिबिलिटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, बट इफ वी गेट बाइपेडल वी आर एबल टू सी बाय फार, राइट. एंड द आंखें भी जो है जो यहाँ पर होनी चाहिए थी वो यहाँ आ गई, ठीक है, वी 3D डायमेंशन में हम देखने लगे. तो ये सारी चीज़ें हुई. अब हाथ भी खुल गए बिकॉज हम क्वाड्रुपेड नहीं है, बाइपेड है. तो देन अगेन वी कुड यूज दैट टू क्लाइंब और रन ऑन द ब्रांचेस एटसेट्रा एंड देन थ्रो स्टोन्स बाय सिग्नलिंग, ऑल सच स्टफ, राइट. नाउ अब ये सारी चीज़ें जो अच्छी विजन मिली हमें डेक्स्ट्रस हैंड्स मिले, इसका जो कॉम्पनसेट करना पड़ा हमें in the form of backaches. Now when we are quadruped, the central axis or the axis of the body is very aligned to the ground. Because we are standing erect, now the axis shifts and then there is a lot of weight on the legs and the back, right? So that is why the spine had to curve itself, the shapes changed. ये सारे हमने उस यूनिट में भी पढ़ा होगा आपने. तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके साथ में क्या आया, बैक एक्स आए, राइट, स्टिफ नेक्स आए. और जो women deaths है especially at the time of giving birth, right? So those increased. Why? Because अब quadruped है, so the pelvic was huge, okay, so the baby could come out very easily. But when we started getting erect, तो वो छोटा हो गया girdle, and that is why the baby had had to push a lot to come to life, right? So तब क्या हुआ कि बहुत chances इस तरह से हो गए कि female lost their lives while giving childbirth. So childbirth became a hazard itself, right? अब natural selection इसीलिए उन्होंने बताया है बुक में कि that is why natural selection preferred that premature babies develop हो, ठीक है. अब premature babies का जो skull होगा वो इतना hard नहीं होगा जब वो पैदा होगा, right? It would be soft, so it could easily come out from the space, right? So ये पहली चीज़. और दूसरी एंड इसी वजह से क्योंकि वो प्रीमच्योर बॉर्न होते हैं, अगर आप दूसरे स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज को देखते हैं कि कुछ दिन के बाद माँ उसको छोड़ के चले जाती है, दे लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन. बट इफ वी सी इन टुडेज वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन कल्चर, बट स्पेशली इन इंडिया, इवन आफ्टर मैरिज द चिल्ड्रन विल लिव with their parents, dependent on their parents, right? Like it could be various dependence, not like monetary dependence or financial dependence, but it could be an emotional dependence. And that is why we have a lot of social ability that we can, we are considered social animals because we need people around us. We cannot live on our own like other species, right? And that is why it is needed, because the like
the birth happens of a premature baby, that is why the humans have to be raised by a whole family as a unit, and that family could be as large as a tribe, right? And that is why जब एक tribe आपको वो हो रहा है, मतलब physical development कम है बच्चे की, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज वाई हम उसको मोल्ड कर पाता है कि भाई तुम ये रिलीजन फॉलो करो, तुमने यहाँ जन्म लिया है, तुम इसके घर पे हो, तो तुम इस कास्ट को फॉलो करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ऑल दोस कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स हैपन बिकॉज वी आर बोर्न physically less developed than we actually had to because of the restricted area that we had to like give birth from. Clear? Now, अब इस सब के बावजूद, ठीक है, इतना लार्ज ब्रेन है, इतने इतने मल्टीपल यूजेस हैं आपके हैंड्स के, इतने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में आप, मतलब इतने ह्यूज सोशल स्ट्रक्चर में आप इवॉल्व हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप रिमेन क्यों हो गए वीक? मतलब हमने देखा होमो इरेक्टस 2 मिलियन ईयर्स तक उसी तरह से सर्वाइव कर रहे थे. सो व्हाई कुडंट वी कॉन्कर द होल वर्ल्ड इन दोस 2 मिलियन ईयर्स? बिकॉज they didn't go for a lot of cultural change, right? अब यहाँ आज हम देखते हैं, आज एक टेक्नोलॉजी है, कल दूसरी टेक्नोलॉजी है. सो द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो रैपिडली, बट ह्यूमन फिजिकल एनाटॉमी इज नॉट चेंजिंग एज मच, राइट? सो देयर इज अ शिफ्ट बिटवीन द फिजिकल एंड द cultural aspect of evolution in the humans today, right? So technologically और culturally we are evolving very very fast. लेकिन फिजिकली अगर मैं अपने एंसेस्टर्स को देखूं, मतलब मेरे दादा के टाइम पे या परदादा के टाइम पे भी देखूं, तो उनकी जो बॉडी है और मेरी जो बॉडी है, इट इज मोर और लेस सिमिलर. वी हैव द सेम काइंड ऑफ आईज एंड नोज. डेफिनेटली द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू डिफर बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फिनोटाइप, इट इज द सेम. ओके, सो जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इतना चेंज नहीं हुआ है. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट दिस इज द फैक्ट, राइट? सो अब मैं कह रही थी, तो ये जो 2 मिलियन ईयर्स हैं, इसमें क्या हुआ कि ये लोग जब इवॉल्व होते थे, ये तभी इवॉल्व होते थे कल्चरली भी जब कुछ फिजिकली वो इवॉल्व होते थे, राइट? सो देयर हैज टू बी सम चेंज फिजिकली फॉर देम टू इवॉल्व कल्चरली, बट दैट इज नॉट द केस नाउ, एंड दैट इज वाई द शिफ्ट ऑफ थिंग्स कि हम कितने रैपिडली चेंज हो रहे हैं. फॉर 2 मिलियन ईयर्स दे वर स्टैग्नेंट लाइक दैट ओनली. वो छोटे छोटे गेम्स को लाइक रेगुलर बेसिस पे वो गेम को हंट करते थे, राइट? एंड वो मिडिल ऑफ द फूड चेन में थे. उनके मतलब उनको भी कोई हंट कर सकता था, जैसे टाइगर, लायन, ये लोग, राइट? सो दे यूज्ड टू फियर दोज एनिमल्स आल्सो, बट देन as time passed they became in the top of the food chain. Now we see that whenever somebody is in the top of the food chain, like for example if we consider lion, it is ferocious, right? इतना मतलब खूंखार वो होता है, and it is massive, right? But when we consider humans, we are not massive. There is elephant who is massive than us, but then that is not the top food chain predator, right? We are, because we are weak, but we reach the top. That is why we are more cruel than the other animals. Now lion is going to hunt you only if it is hungry, but we are going to hunt also for the fun. Samajh? That is a cruelty that has come up because of the fear and anxiety that we hold. Now this concept you can write in your psychological anthropology part, कि किस तरह से fear and anxiety as an element जब आपके अंदर रहता है. That is why इसीलिए जो कोई डरा होता है ना, या फिर जिसके अंदर में डर होता है, वही सबसे ज़्यादा एंग्री या फिरोशियस होता है. ये आप नोट कर सकते हो. तो ये भी आप एग्जाम्पल आपके साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हेन इट टर्न्ड इनटू द फूड चेन प्रेडेटर, लाइक टॉप फूड चेन पर्सन, अब उस टाइम पे क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो टॉप फूड चेन में आया, टॉप ऑफ द फूड चेन में आया, ठीक है? ये हम देखते हैं. तो सबसे पहली बात है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर. दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग फायर. पहले एक्सीडेंटली हुआ, ऑफ कोर्स पत्थर घिस रहे थे और हो गया. उसके बाद में वो रेगुलरली करने लगे, डेली करने लगे, और जिसकी वजह से एक तो दे कुड ईट कुक्ड फूड, एंड दूसरा दे कुड स्टे अवे फ्रॉम द लायंस एंड एटसेट्रा हु कुड प्रीडेट देम, राइट? सो दिस वाज द डुअल पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेटिंग फायर. एंड देन इट सो हैपेंड दैट लायंस आर डिपेंडेंट ऑन देयर ओन स्पीड, their own ferocious nature, but humans they are not dependent on themselves, because एक तो उन्होंने लार्ज ब्रेन की वजह से अपना मसल एट्रोफी करवा लिया, राइट? और दूसरा दे आर डिपेंडेंट ऑन द ईदर द टूल्स, और बिकॉज दे डोमेस्टिकेटेड फायर, उनके हाथ में एक ऐसा जादुई थिंग आ गया कि उसके वजह से वो एक मशाल पकड़ते थे और पूरी दुनिया को कॉन्कर कर पाए वो, ठीक है? सो दे वी आई एम टॉकिंग दे बट वी एज अ ह्यूमन स्पीशीज वी आर नॉट physically so well equipped to conquer the whole world, but because we took the help of cultural elements which others could not, that is why we are ruling the world now. Is it right to say that we are ruling the world or no? We will see in the further lectures, but this is the general idea, right? So दूसरा मैंने आपको already बोल दिया, cooking.
ठीक है। तो अगर अनकुक्ड फूड होता है, रॉ फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई द चिम्स आर काइंड ऑफ लेजी, कि वो खाते हैं और सोते हैं एंड देन दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन थिंग्स। ह्यूमंस बिकॉज दे स्टार्टेड कुकिंग फूड, so that is why they their digestion took less time, and that is why then brain again more got more developed etc. और तीसरी सबसे important चीज़ जो उन्होंने अडॉप्ट की वो था लैंग्वेज। एंड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट, हम आगे भी देखते हैं, हमने पहले भी बात की है इस टॉपिक के बारे में, कि अगर एक लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो जाती है, इफ़ यू लूज अ लैंग्वेज यू लूज द होल कल्चर। सो ट्राई एंड प्रिजर्व योर लैंग्वेजेस, स्पीक इन योर ओन मदर टंग्स, try and save as many languages as we can, especially Indians. We are given such a huge linguistic diversity, so we need to conserve that, ठीक है। दूसरे स्टेट्स हैं जैसे पापा न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, वहाँ पे भी पाए जाते थे, लेकिन अगेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनका दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। सो वी एज अ नेशन वी हैव दैट कल्चरल रिपोजिटरी कि हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं, तो वी हैव टू ट्राई एंड प्रिजर्व दैट। चलो लेट्स आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं, तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, एंड वी विल मूव फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी कि किस तरह से सेपियंस ईस्ट अफ्रीका से बाहर निकले, एंड देन हाउ डिड दे इवॉल्व एंड व्हाट डिड दे डू, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।